आज अपने नीट 2018 में जो पेपर आया था उसके 10 प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण क्या है? और इसके ऑप्शन थे एंथ्रेसिस, वातस्फीति, बोटुलिज्म और सिलिका मैथ। तो व्यावसायिक श्वसन विकार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय करता है उस समय अगर उसको कोई श्वसन विकार होता है तो उसको कहते हैं व्यावसायिक श्वसन विकार। तो इसका उत्तर होगा सिलिका मैथा या सिलिकोसिस, क्योंकि ये उन लोगों को होता है जो खदानों में काम करते हैं और खदानों में लंबे समय तक काम करने के कारण उनके फेफड़ों में सिलिका जमा हो जाती है, जिससे एक श्वसन विकार हो जाता है जिसको सिलिकोसिस कहते हैं, जिसमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। और ये एक असाध्य रोग है। अगर ये हो जाता है तो इसकी अभी कोई दवा नहीं है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न था, कंकाल पेशी संकुचन में कैल्शियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह। तो कंकाल पेशी संकुचन के समय कैल्शियम काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कैल्शियम कंकाल पेशी कोशिका में मुक्त होता है उसकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन से जुड़ जाता है। और ट्रोपोनिन प्रोटीन जो होती है वो पहले एक्टिन से बंधी रहती है और ये एक्टिन से बंधकर उसको मायोसिन के साथ जुड़ने को रोकती है। तो जब कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ जाता है तो वो एक्टिन से हट जाता है और एक्टिन अब मायोसिन से क्रिया कर सकती है, जिससे पेशी के अंदर संकुचन होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 1, ट्रोपोनिन से बंधकर एक्टिन की सक्रिय स्थल के आवरण को हटा देता है और जिससे मायोसिन उससे जुड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन जो है मायोसिन क्रॉस सेतु और एक्टिन तंतु के मध्य आबंध निर्माण को रोकता है, ये गलत है। एक्टिन तंतु से मायोसिन शीर्ष को अलग कर देता है, ये भी गलत है। और मायोसिन एटीपीएज से बंधकर उसे क्रियाशील करता है, ये भी गलत है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। अगला जो प्रश्न था वो है, निम्नलिखित में से कौन सी जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती है? तो रक्ताणुओं की उत्पत्ति वैसे तो बोन मैरो के अंदर या अस्थि मज्जा के अंदर होती है और आरबीसी की उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा में होती है, लेकिन जठर कोशिकाएं भी अप्रत्यक्ष रूप से इनके निर्माण में सहायता करती है। तो कैसे? क्योंकि रक्ताणुओं के निर्माण के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहे की या आयरन की आवश्यकता होती है। तो आयरन जो अपने ग्रहण करते हैं वो फेरिक रूप में ग्रहण करते हैं और आंत में उसका अवशोषण केवल फेरस रूप में ही हो सकता है। तो फेरिक को फेरस में बदलने का कार्य करता है HCl, और HCl का जो स्रावण होता है वो भित्तीय कोशिकाओं द्वारा, पैराइटल सेल्स के द्वारा होता है, जिनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। और ये भित्तीय कोशिकाएं एक दूसरे इंट्रिंसिक फैक्टर को भी रिलीज करती है, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है। और ये विटामिन B12 भी रुधिर निर्माण में सहायता करता है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस अनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो भित्तीय कोशिकाएं जो होती हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 या भित्तीय कोशिकाएं। अगला जो प्रश्न है उसमें कुछ मिलान करने हैं और उसके हिसाब से सही विकल्प का चयन करना है। तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो रुधिर के अंदर एक प्रोटीन होती है जो रक्त के थक्के के निर्माण में सहायता करती है। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलती है जिससे रक्त के थक्के का निर्माण होता है। ग्लोब्यूलिन जो होती है वो एंटीबॉडी होती है जो प्रतिरक्षा क्रियाविधि में सहायता करती है।
शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, और एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है वो रक्त के अंदर प्रासरणीय संतुलन को बनाने का कार्य करती है। तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अस्थि सुशीरता में मुख्य भूमिका है? अस्थि सुशीरता का मतलब होता है कि अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और वो टूटने लगती हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन व प्रोलैक्टिन, पैराथायराइड हार्मोन और प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और पैराथायराइड हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन। तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, एस्ट्रोजन और पैराथायराइड हार्मोन। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो औरतों के अंदर रिलीज होता है ये हार्मोन, और ये ऑस्टियोब्लास्ट क्रिया को बढ़ाता है और ऑस्टियोक्लास्ट क्रिया को घटाता है। ऑस्टियोक्लास्ट से अस्थि धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। तो जब महिलाओं में एस्ट्रोजन की मात्रा उम्र के साथ घटने लगती है तो उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। और पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो भी अस्थियों के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, रुधिर के अंदर भी कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन रखता है। तो ये 2 हार्मोन हैं जो कि अस्थि के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, और यही हार्मोन अस्थि सुशीरता में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर होगा एपिनेफ्रिन, उत्तर नंबर 1। एपिनेफ्रिन का जो निर्माण होता है वो टायरोसिन अमीनो अम्ल से होता है। टायरोसिन अमीनो अम्ल का जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाता है तो उससे एपिनेफ्रिन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अथवा क्षेत्र उसके कार्य से गलत रूप से युग्मित है? तो पहला मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन एवं हृदय परिसंचारी परिवर्तनों को नियंत्रित करता है, ये तो सही है, मेडुला ऑब्लांगेटा यही कार्य करता है। कार्पस कैलोसम बाएं एवं दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाले तंतुओं की पट्टी है, ये भी सही है। हाइपोथैलेमस विमोचन हार्मोनों का उत्पादन एवं तापमान, भूख तथा प्यास का नियंत्रण करता है, तो ये भी सही है, हाइपोथैलेमस यही कार्य करता है। लिम्बिक तंत्र तंतुओं के क्षेत्र जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं, गति का नियंत्रण करते हैं, तो ये गलत है। लिम्बिक तंत्र इमोशन को कंट्रोल करता है, न कि गति का नियंत्रण करता है। तो इसमें यही पूछा है कि कौन सा गलत युग्मित है, तो इसका उत्तर होगा 4, क्योंकि लिम्बिक तंत्र जो है वो गलत युग्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में पारदर्शी लेंस जो होता है वो किसके द्वारा अपने स्थान पर रहता है? तो मानव के नेत्र के अंदर एक पारदर्शी लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, तो वो पक्षमाप काय से जुड़े स्नायुओं के द्वारा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तो इसका उत्तर होगा 4। पक्षमाप काय से जुड़ी चिकनी पेशियां जो होती हैं वो उसकी आकृति में परिवर्तन करती हैं, फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं। आइरिस से जुड़ी चिकनी जो पेशियां होती है वो आइरिस की जो पुतली होती है उसकी मोटाई को या उसके छेद को नियंत्रित करती है, मतलब ये आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती हैं। तो इसका उत्तर होगा पक्षमाप काय से जुड़े स्नायुओं द्वारा, उत्तर नंबर 1। अगला जो प्रश्न इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित अपसारी विकास के उदाहरणों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। मतलब कौन सा अपसारी विकास का उदाहरण नहीं है? तो अपसारी विकास होता है जब एक ही संरचना से एक से ज़्यादा प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हो जाता है अनुकूलन के द्वारा, तो उसको अपसारी विकास कहते हैं।
तो मानव, चमगादड़ और चीता, ये जो तीनों हैं वो तीनों ही स्तनधारी हैं, मैमल हैं। उनकी प्रारंभिक संरचना समान ही रही होगी और धीरे धीरे अनुकूलन के द्वारा उनके विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करने लग गए। तो मानव, चमगादड़ और चीता के अग्रपाद ये अपसारी विकास के उदाहरण हैं। चमगादड़, मनुष्य व चीता का मस्तिष्क ये भी अपसारी विकास का उदाहरण है। और चमगादड़, मानव व चीता का हृदय ये भी अपसारी विकास का उदाहरण है। ऑक्टोपस, चमगादड़ व मानव की आंखें ये अपसारी विकास का उदाहरण नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑक्टोपस, चमगादड़ व मानव की आंख। किस रोग में मच्छर द्वारा संचारित रोगाणुओं के कारण लसिका वाहिनियों में चिरकाली शोथ उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर होगा एलिफेंटिएसिस, क्योंकि ये एक कृमि के द्वारा होने वाला रोग है और ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। तो इसका उत्तर होगा एक, एलिफेंटिएसिस, जिसमें जो कृमि होता है वाउचेरिया ब्रैंकेप्टाई, ये लसिका वाहिनियों को संक्रमित करता है, लसिका वाहिनियों में पाया जाता है, जिससे हाथ और पैर सूज जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा एलिफेंटिएसिस या उत्तर नंबर 1। तो ये 10% आज आपने पढ़े। अगर आपको कोई डाउट होता है, इसमें कोई बात अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश की जाएगी कि आपको जवाब दिया जाए। और आगे जो 10% है वो अपने 1-2 दिन में और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।